नमस्कार, मैं हूँ रजनीश। भारतीय राज्य व्यवस्था सीरीज का यह 23वां लेक्चर है और आज की चर्चा का विषय है संसद के कार्य एवं अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। संसद क्या क्या कार्य करती है और इसके अलावा संसद से संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य अभी तक की चर्चा में नहीं आए हैं, जो छूट गए हैं, जैसे कि संसद के सदन में सदस्यों को और सदन को क्या क्या विशेषाधिकार प्राप्त हैं, या सदन में लोकसभा और राज्यसभा में किसके पास ज़्यादा शक्तियां हैं या कौन ज़्यादा शक्तिशाली है, इस तरह से संबंधित कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य भी हैं जिनके बारे में जानना आवश्यक है। तो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। संसद के कार्यों की पहले चर्चा कर लेते हैं। संसद के विधायी कार्य एवं शक्तियाँ। पूरे देश के लिए यह संघ सूची पर विधियों का निर्माण करती है। वास्तव में संसद सबसे बड़ा विधायी निकाय है। यह विधि निर्माण का जो पूरे देश के लिए विधि निर्माण का कार्य करती है, तो इसमें अलग अलग चरणों में अलग अलग शीर्षकों पर हम इसे देखते हैं। पहले तो यह संघ सूची के विषयों पर विधि का निर्माण करते हैं। संघ सूची हमने चर्चा की थी कि 3 तरह की सूचियां सामान्य रूप से कार्यों के विभाजन के लिए की गई हैं: संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची में दिए गए विषयों पर संघ को कानून बनाने का एक अधिकार है। राज्य सूची में दिए गए विषयों पर राज्यों को अधिकार है और समवर्ती सूची पर दोनों को, संघ और राज्य दोनों को, अपने अपने हिसाब से कानून बनाने का अधिकार प्राप्त है। संघ सूची में 99 विषय हैं और इन विषयों पर पूरे देश के लिए कानून संघ सरकार यानी भारत की संसद करती है। इसके अलावा जो बचे हुए विषय हैं जो किसी भी सूची में सम्मिलित नहीं हैं, वह अवशिष्ट विषय कहलाते हैं। उन अवशिष्ट विषयों पर भी विधियों का निर्माण विधायी शक्ति के रूप में संसद ही करती है, संसद ही कानून बनाती है। यह तो संघ सूची के विषय में हुआ। समवर्ती सूची के विषय में भी कानून बनाती है संघ सरकार या संसद। वह किस तरह से? जब राज्यों के मध्य किसी विषय पर विवाद होने की स्थिति होती है, तब समवर्ती सूची के विषयों पर भी विधि बनाने की शक्ति संसद करती है। कुछ ऐसे विषय हैं जो कि समवर्ती सूची में, इसमें 52 विषय सम्मिलित हैं समवर्ती सूची के अंतर्गत, उन पर विधि बनाने की शक्ति संसद को है। अगर राज्य और केंद्रों के बीच किसी तरह का विवाद होता है, ऐसी स्थिति में केंद्र की विधि ऊपर मानी जाएगी, केंद्र की विधि प्रभावी मानी जाएगी। जैसे एक विषय है शिक्षा। शिक्षा पर केंद्र सरकार की भी नीतियां लागू होती हैं और राज्य सरकारों की भी नीतियां बनाई जाती हैं, लागू की जाती हैं। इसके अलावा कुछ विशेष स्थितियों में राज्य सूची पर भी संघ सरकार यानी संसद को कानून बनाने का अधिकार है। जब राज्यसभा इस बात के लिए संकल्प पारित कर दे कि किसी विशेष विषय पर संसद को शक्ति है, संसद को यह अधिकार है कि वह कानून बनाए, तब संसद उस विषय पर कानून बना सकती है। अथवा जब राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो, जब पूरे देश में आपातकाल लागू हो, तब संभव है कि विधानसभाओं से उनकी शक्तियां छीन ली जाएं और पूरे देश के लिए विधान बनाने का कार्य संसद ही करे। अथवा 2 या अधिक राज्य संसद से इस तरह का अनुरोध करें कि किसी विषय पर संसद कानून बनाए, तब की स्थिति में भी संसद उस राज्य की विधानसभा की तरह कार्य करते हुए कानून बनाएगी। अथवा अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को, संधियों को लागू करना हो, जब अंतर्राष्ट्रीय समझौतों, संधियों को लागू करना होता है, उस समय भी संसद की विधि प्रभावी होती है, राज्य विधियां प्रभावी नहीं होती। जैसे आपने देखा होगा कि सीमा विवाद को निपटाने के लिए बांग्लादेश के साथ समझौता किया गया, जिसमें कुछ भूभाग भारत के बांग्लादेश को सौंपे गए और कुछ भूभाग बांग्लादेश से भारत में लाए गए। ऐसी स्थिति के लिए भूमि संबंधित कुछ कानून संसद ने बनाए, जबकि भूमि राज्य सूची का विषय है, फिर भी संसद के द्वारा बनाया गया कानून मान्य और प्रभावी हुआ। इसके अलावा जब किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो, तब की स्थिति में भी राज्य के लिए संसद द्वारा विधान बनाए जा सकते हैं। राष्ट्रपति शासन कब लागू होता है? अनुच्छेद 356 के अनुसार, जब किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता हो, अर्थात विधानसभा के चुनाव में कोई स्पष्ट बहुमत न दिखे, सरकार बनाने की स्थिति में किसी पार्टी के पास बहुमत न हो, ऐसी स्थिति में वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू होता है और उस समय उसके कार्यों का संचालन राष्ट्रपति के प्रतिनिधित्व में होता है और संसद उसके लिए विधि बना सकती है। एक अन्य बात है प्रदत्त विधायन की। संसद की जो विधि बनाने की शक्ति है वह मुख्य रूप से है
अर्थात जिस विषय पर कानून बनाना है उस विषय के मुख्य बिंदुओं पर संसद चर्चा करती है और उनका उल्लेख करती है। इसके अलावा उसके छोटे छोटे बारीक बिंदुओं पर कार्यपालिका द्वारा नियम बनाए जाते हैं, जिसे उस नियम को, उस कानून को किस तरह से लागू करना है, यह कार्य कार्यपालिका द्वारा किया जाता है। तो संसद के द्वारा प्रदान किया गया कार्यपालिका को विधि बनाने का अधिकार, यह अधिकार प्रदत्त विधायन कहलाता है और प्रदत्त विधायन के माध्यम से कार्यपालिका को विधायी शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। इसके अलावा एक अन्य बात है कि कभी कभी प्रदत्त विधायन से संबंधित विधियों को, कानूनों को, नियमों को संसद अपने सामने समीक्षा के लिए मंगवा सकती है, प्रस्तुत करने को कह सकती है। तो इस तरह से विधायी शक्तियों के बारे में हमने चर्चा की। संसद की कुछ कार्यपालिकीय शक्तियाँ भी हैं, जैसे कि विभिन्न प्रस्तावों से यह कार्यपालिका पर नियंत्रण रखती है। हमने संसद के चर्चा के दौरान इस बात पर भी चर्चा की थी कि निंदा प्रस्ताव, ध्यान आकर्षण प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव, इस तरह के प्रस्ताव जो संसद में पेश किए जाते हैं वह कार्यपालिका पर नियंत्रण रखते हैं। तो कार्यपालिका पर नियंत्रण का कार्य संसद करती है। समितियों के माध्यम से कार्यपालिका के कार्यों का अधीक्षण भी करती हैं। जो समितियां होती हैं, प्राक्कलन समिति, लोक लेखा समिति, इन समितियों के माध्यम से संसद विभिन्न कार्य करती है। इसमें से एक कार्य है कार्यपालिका के कार्यों का अधीक्षण, अर्थात कार्यपालिका के द्वारा प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के द्वारा कौन कौन से काम किए जा रहे हैं उन कार्यों का इंस्पेक्शन का काम भी संसद करती है। मंत्रिपरिषद पर नियंत्रण, मंत्रिपरिषद पर नियंत्रण तो सबसे महत्वपूर्ण कार्य है संसद का, क्योंकि मंत्रिपरिषद संसद के प्रति, लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है और लोकसभा में विश्वास बने रहने पर ही वह मंत्रिपरिषद अपने पद पर बनी रहेगी। अगर लोकसभा में उसका विश्वास समाप्त हो जाता है तो मंत्रिपरिषद को अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ेगा, उसे बर्खास्त किया जा सकता है। इसके अलावा लोकसभा द्वारा कार्यपालिका को बर्खास्त भी कर सकते हैं, अर्थात अगर लोकसभा में इस तरह का प्रस्ताव पारित किया जाए कि वर्तमान सरकार विश्वास में नहीं है, वह बहुमत में नहीं है, तो ऐसे प्रस्ताव पारित होने के बाद जो भी मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री हैं वह अपने पद से इस्तीफा दे देंगे। तो एक यह बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है, कार्यपालिका पर नियंत्रण रहता है संसद का, क्योंकि संसद में जनता के चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं, इसलिए संसद को यह शक्तियाँ बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। किंतु यह भी एक कारण है कि पार्टी सिस्टम के कारण से संसदीय नियंत्रण पर थोड़ा सा असर पड़ा है। पार्टी सिस्टम के कारण से अब जो कार्य लोकसभा का था या जो कार्य संसद का था वह बहुमत प्राप्त पार्टी करती है, क्योंकि वास्तव में जिस पार्टी को लोकसभा या संसद में बहुमत प्राप्त है उस पार्टी का ही मत संसद का मत कहलाएगा, क्योंकि संसद अपना मत मतदान के द्वारा प्रकट करती है और जिस पार्टी का बहुमत होगा वह पार्टी मतदान में विजयी होगी। इस तरह हम कह सकते हैं कि पार्टी सिस्टम के कारण संसदीय नियंत्रण अब पार्टी, बहुमत प्राप्त पार्टी का नियंत्रण बन गया है। अब तीसरी तरह की शक्तियां हैं वित्तीय शक्तियां एवं कार्य। वित्तीय शक्तियों के लिए सरकार के आय एवं व्यय दोनों पर सरकार के नियंत्रण रखती है संसद। संसद आय पर नियंत्रण कैसे रखती है? क्योंकि संसद के माध्यम से ही किसी तरह का कर लगाया जाएगा या कर में परिवर्तन होगा या कर हटाया जाएगा। मतलब कर लगाने, सरकार की आय का सोर्स क्या है? कर, टैक्स जो हम जमा करते हैं, जनता टैक्स जमा करती है, वही सरकार की आय का सोर्स है। तो उस सोर्स को, उस कर को तभी लगाया जा सकता है जब संसद उसके लिए आदेश दे, अर्थात संसद के आदेश से ही कर लगाया जाता है। उसमें वृद्धि या घटोत्तरी जो भी करना हो, वृद्धि करना हो या घटाना हो या फिर उसे परिवर्तित करना हो, हटाना हो, ऐसे सारे काम संसद के आदेश से ही हो सकते हैं। इसके अलावा सार्वजनिक धन के दुरुपयोग की जांच एवं नियंत्रण भी संसद के द्वारा किया जाता है। जो लोक लेखा समिति होती है वह इस बात की जांच करती है कि संसद के द्वारा आवंटित जो धन है वह सही मद में प्रस्तुत किया गया है या नहीं, खर्च किया गया है या नहीं और क्या वह आवश्यक था। इसलिए संसद सार्वजनिक धन के ऊपर नियंत्रण रखती है, उसकी जाँच भी करती है। अब इसमें दो अन्य बातें भी जुड़ी हैं, लेप्स का सिद्धांत और मार्च की हड़बड़ी। लेप्स का सिद्धांत का मतलब होता है कि जब बजट पास होता है, हमने बजट की चर्चा की थी, तो वह बजट साल भर के लिए धन का आवंटन करता है 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक। अगर कोई धन जो कि साल भर के लिए आवंटित है और उस साल भर के कार्यकाल के दौरान खर्च नहीं हो पाया है तो वह पुनः भारत की संचित निधि यानी भारत के खजाने में चला जाएगा। ऐसी स्थिति में उसे साल भर बाद पुनः
सरकार के द्वारा वापस प्राप्त नहीं किया जा सकता, वापस उसे खर्च नहीं किया जा सकता। तो इस सिद्धांत को लेप्स का सिद्धांत कहते हैं, अर्थात साल भर तक जो खर्च किया हुआ धन है उससे बचा हुआ धन, आवंटित धन पुनः लेप्स हो जाता है, सरकार के खजाने में चला जाता है। इसी कारण से मार्च की हड़बड़ का सिद्धांत आया। मार्च की हड़बड़ के सिद्धांत में इसका मतलब है कि जब मार्च का महीना आता है तो जो संसद के सदस्य होते हैं या सरकार की कार्यपालिका के अंग होते हैं, उनके द्वारा जल्दी तेजी से उस धन को खर्च किया जाता है, जिससे वह लिप्स ना होने पाए, पुनः सरकार के पास वापस न जाने पाए। और इस तरह से तेजी से विकास कार्यों में या जो भी सेवा कार्य हैं, धन का आवंटन तेजी से किया जाता है, उसे खर्च किया जाता है। इस हड़बड़ी को मार्च की हड़बड़ कहते हैं। तो इस तरह से हम वित्तीय नियंत्रण देखते हैं। वित्तीय नियंत्रण के बाद संवैधानिक शक्तियाँ एवं कार्य देखते हैं संसद के। संवैधानिक शक्तियों एवं कार्यों से मतलब है कि संसद संविधान में दी गई बातों में संशोधन कर सकती है, और यह संशोधन ध्यान देने की बात है कि उसमें कुछ नई बात जोड़ सकती है या पुरानी किसी कानून को, किसी उपबंध को हटा सकती है, अथवा किसी कानून को पूरी तरह से निरस्त भी कर सकती है। किंतु यह ध्यान रखना होगा कि केशवानंद भारती का जब हमने केस पढ़ा था तब आपको ध्यान होगा कि उसमें यह कहा गया कि मूल ढांचे की व्यवस्था दी गई, अर्थात मूल ढांचे का उल्लंघन नहीं होना चाहिए, मूल ढांचे में किसी तरह का परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तो यह संवैधानिक कार्य और शक्तियाँ संसद के पास हैं, वह मूल ढांचे को बिना परिवर्तित किए संविधान में संशोधन कर सकती है। न्यायिक शक्तियाँ भी हैं संसद के पास। न्यायिक शक्तियाँ या कार्य क्या हैं? जैसे वह राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाती है। संसद के दोनों सदनों के माध्यम से पारित प्रस्ताव के माध्यम से ही राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। यह प्रक्रिया महाभियोग कहलाती है, और यह प्रक्रिया न्यायिक प्रक्रिया की तरह है, अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है, इसलिए यह न्यायिक शक्तियों के अंतर्गत आता है। उपराष्ट्रपति को भी पद से हटाना है, यह भी कार्य न्यायिक शक्तियों के अंतर्गत आता है, यह भी संसद के द्वारा होता है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश हो या अन्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश चाहे मुख्य न्यायाधीश हो या अन्य न्यायाधीश, मुख्य चुनाव आयुक्त इत्यादि को हटाने का फैसला जो राष्ट्रपति द्वारा लिया जाता है, उसकी सिफारिश संसद के द्वारा ही की जाती है। इसके अलावा एक अन्य न्यायिक कार्य जो संसद करती है वो ये है कि अगर संसद की अवमानना किसी व्यक्ति के द्वारा होती है, चाहे वह संसद का सदस्य हो अथवा संसद का सदस्य न हो, अगर किसी व्यक्ति द्वारा संसद की अवमानना होती है तो संसद उसे दंडित कर सकती है, अथवा संसदीय विशेषाधिकारों का उल्लंघन होता है तब भी संसद उसे दंडित कर सकती है। विशेषाधिकार क्या हैं वह हम आगे के इसी वीडियो के अंतिम में पढ़ेंगे कि संसदीय विशेषाधिकार क्या है, पर अभी के लिए इतना ही समझिए कि न्यायिक शक्तियों में क्या क्या बातें दी गई हैं। इसके अलावा निर्वाचक बहुत सारी शक्तियां हैं कि संसद के द्वारा बहुत सारे निर्वाचन का कार्य होता है। जैसे वह प्रमुख पदों पर निर्वाचन करता है। प्रमुख पद जैसे राष्ट्रपति का निर्वाचन, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, लोकसभा के अध्यक्ष का निर्वाचन, उपाध्यक्ष का निर्वाचन, यह सारे निर्वाचन, राज्यसभा के उपसभापति का निर्वाचन, यह सारे निर्वाचन कौन करता है? संसद के द्वारा ही किए जाते हैं। और निर्वाचन संबंधी नियम भी यानी विधि भी संसद के द्वारा ही बनाई जाती है। तो इस तरह से निर्वाचन संबंधी शक्तियां एवं कार्य संसद को प्राप्त हैं। फिर अन्य बहुत सारे कार्य हैं, जैसे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय के महत्व के मुद्दों पर संसद ही विचार विमर्श करने की सर्वोच्च संस्था है। चाहे वो राष्ट्रीय महत्व के मुद्दे हों या अंतर्राष्ट्रीय महत्व के, संसद सर्वोच्च संस्था है जिसमें इस पर बहस किया जा सकता है, विचार विमर्श किया जा सकता है, इन मुद्दों को उठाया जा सकता है। एक अन्य बात कि जो आपातकाल होते हैं, राष्ट्रीय आपातकाल, वित्तीय आपातकाल अथवा सशस्त्र सेना विद्रोह के दौरान जो आपातकाल लगाए जाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा, राष्ट्रपति शासन जो राज्यों में लगाया जाता है, तो ये जो 3 तरह के आपातकाल हैं, राष्ट्रीय आपातकाल, राज्यों में आपातकाल और वित्तीय आपातकाल, इन तीनों आपातकालों को लगाने की संस्तुति भी यह संसद के द्वारा ही की जाती है। अगर विधानसभा इस तरह का प्रस्ताव पारित करे कि किसी राज्य की विधानसभा यह प्रस्ताव पारित करे कि उस राज्य में विधान परिषद होनी चाहिए, तो इस तरह के प्रस्ताव को स्वीकृति भी संसद ही देती है, अर्थात विधान परिषद की स्थापना भी स्वीकृति भी संसद के द्वारा की जाती है। इसके अलावा राज्यों के क्षेत्र, उनका नाम, उनकी सीमा में परिवर्तन भी संसद के द्वारा किया जाता है।
उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय का गठन भी संसद के द्वारा किया जाता है और किस उच्च न्यायालय का कौन सा अधिकार क्षेत्र होगा यह भी संसद के द्वारा ही निर्धारित किया जा सकता है। अगर संसद चाहे तो किसी एक उच्च न्यायालय के अंतर्गत एक से अधिक राज्यों को उसके न्याय क्षेत्र में शामिल कर सकती है, अर्थात 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय की व्यवस्था कर सकती है। आपने देखा होगा कि उत्तर पूर्व के जो राज्य हैं उन राज्यों में एक से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय है। इसके पहले तो पूरे राज्य जो भी 7 राज्य हैं उत्तर पूर्व के, उन सभी राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय था, वह था गुवाहाटी। बाद में वहाँ पर 2 उच्च न्यायालय बनाए गए, अर्थात एक अन्य उच्च न्यायालय और बनाया गया। तो इस तरह से हम देखते हैं कि यह शक्तियाँ, यह कार्य भी संसद के द्वारा किया जाता है। अब अभी तक तो हमने देखा कि संसद बहुत सारे माध्यमों से संसद कार्यपालिका पर, सरकार पर, संचालन के कार्यों पर नियंत्रण रखती है, लेकिन उस नियंत्रण में धीरे धीरे कमी आई है। क्यों कमी आई है? क्योंकि हम देखते हैं कि भारत की जो संसद है वह दिल्ली में स्थित है और प्रशासन का जो क्षेत्र है वह गांवों तक फैला हुआ है, शहर, छोटे कस्बों, दूर दराज के क्षेत्रों तक फैला हुआ है। ऐसे में प्रशासन की जो आकार है बहुत ही बढ़ गया है और यह प्रशासन बहुत जटिल हो गया है। तो जटिल और बड़े प्रशासन के लिए संसदीय नियंत्रण धीरे धीरे कम होता जा रहा है, क्योंकि संसद उन सारी छोटी छोटी विधियों पर निरीक्षण नहीं कर सकता। वह इन कार्यों को अपने प्रशासनिक अधिकारियों के माध्यम से या स्थानीय प्रतिनिधियों के माध्यम से करवाता है और ऐसे में उसका नियंत्रण धीरे धीरे कम होता जा रहा है और उन स्थानीय प्रतिनिधियों, अधिकारियों इत्यादि को धीरे धीरे शक्तियां और अधिकार दिए जा रहे हैं। तो यह संसदीय नियंत्रण के प्रभाव में कमी आने का प्रमुख कारण है। इसके अलावा विधायी नेतृत्व कार्यपालिका पर निर्भर है। यह ध्यान रखिए कि जो कार्यपालिका अर्थात जिस पार्टी की सरकार बनती है उसी पार्टी के निर्देश पर संसद में कार्यवाही होती है, अर्थात अब संसदीय शासन की जगह पार्टी शासन ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया है और ऐसी स्थिति में संसदीय नियंत्रण अप्रभावी हो रहा है। संसद के आकार में भी बहुत ज़्यादा बड़ा आकार है, 550 के आसपास सदस्य जो हैं वो सदस्य लोकसभा के 250 लगभग, राज्यसभा के सदस्य। तो इस तरह से इन सदस्यों के माध्यम से संसद का कार्य चलता है और यह एक बड़ी संख्या है। इस कारण से उनमें एकमत होना और किसी कार्यवाही में आसानी से निर्णय लेना उतना आसान नहीं है। इसलिए संसद का बड़ा आकार भी इसके प्रभाव को कम करता है। संसद में पार्टी का बहुमत, जिस पार्टी का बहुमत होगा वही पार्टी का मत ही संसद का मत माना जाएगा। तो यह संसद का प्रभाव नहीं बल्कि पार्टी का प्रभाव बनता जा रहा है। लोक लेखा समिति जैसी संस्थाएं व्यय करने के बाद की गई जांच के लिए होती हैं। जैसे व्यक्ति मरने के बाद पोस्टमार्टम किया जाता है, तो ऐसे पोस्टमार्टम से यह तो पता किया जा सकता है कि व्यक्ति की मृत्यु कैसे हुई है, लेकिन मृत्युपरांत जो शव परीक्षण है वह व्यक्ति को बचा नहीं सकता। इसी तरह से लोक लेखा समिति के द्वारा की गई जांच है, उसके माध्यम से यह पता किया जा सकता है कि यह व्यय किस तरह किया गया, दुरुपयोग हुआ या नहीं हुआ, या किस तरह का इसमें नियंत्रण किया जा सकता है। किंतु तब तक धन खर्च हो चुका होता है, उस धन को बचाया नहीं जा सकता। तो यह लोक लेखा समिति की जो व्यवस्था है वह प्रभावहीन धीरे धीरे होती जा रही है। इसके अलावा प्रत्यायोजित विधान में वृद्धि हुई है। संसद मुख्य विधियों को बना देती हैं, उसकी अनुषंगिक विधियां जो हैं उस पर आधारित जो विधियां हैं, छोटे छोटे कानून हैं, नियम हैं, वह सब कार्यपालिका के द्वारा लगाए जाते हैं। स्थानीय स्तर पर अधिकारियों, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट इत्यादि के द्वारा जारी किए जाते हैं। तो यह जो प्रत्यायोजित विधान है अर्थात कार्यपालिका को दी गई विधि बनाने की शक्ति, इससे भी संसद के प्रभाव में कमी आई है। राष्ट्रपति के द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा अध्यादेश पारित करने पर भी राष्ट्रपति को अध्यादेश पारित करने की शक्ति है, किंतु वह विधायिका का नहीं बल्कि कार्यपालिका का प्रमुख है। और अगर अध्यादेश की मात्रा में लगातार वृद्धि हो रही है तो इसका मतलब वह विधायिका यानी संसद के कार्य को छीन रहा है और इस तरह से संसद के कामों में संसद के प्रभाव को कम किया जा रहा है। तो राष्ट्रपति के द्वारा अध्यादेश जारी करना भी इसके संसदीय प्रभाव को कम करने में प्रमुख रूप से योगदान देता है।
इसके अलावा संसदीय प्रभाव को कम करने के लिए संसदीय नियंत्रण सामान्यतया ढीला और साधारण प्रकृति का होता है। जो भी नियंत्रण के लिए हमने बताया, जैसे जो निंदा प्रस्ताव है, लोक लेखा समिति है या कटौती है छोटी मोटी, तो ये सब ढीले प्रकृति के, उतनी स्ट्रिक्ट नहीं है और इस कारण से यह संसदीय प्रभाव को बढ़ा नहीं पाते हैं। एक अन्य बात है, जब किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत प्राप्त होता है या 2/3 बहुमत प्राप्त होता है या कभी कभी 2/3 से ज़्यादा बहुमत प्राप्त हो जाता है, ऐसी स्थिति में स्थायी विपक्ष या स्थिर विपक्ष मजबूत विपक्ष नहीं रह जाता और तब कार्यपालिका यानी सरकार में जो सत्तासीन पार्टी होती है वह अपने मन का कार्य करने लग सकती है। भारतीय इतिहास में देखने पर इसके कई सारे उदाहरण देखने को मिल सकते हैं कि जब विपक्ष कमज़ोर होता है उस समय संसदीय नियंत्रण धीरे धीरे कम हो जाता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि संसदीय नियंत्रण के कम होने के बहुत सारे कारण हैं और इन कारणों पर ध्यान देना महत्वपूर्ण बात है। राज्यसभा और लोकसभा की तुलना हमने यह लेक्चर शुरू होने के पहले ही चर्चा की थी कि राज्यसभा और लोकसभा में कौन ज़्यादा शक्तिशाली है। तो अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग शक्तियां उनको प्राप्त हैं। जैसे कुछ परिस्थितियों में लोकसभा और राज्यसभा बराबर स्थिति रखते हैं। जैसे लोकसभा किन स्थितियों में बराबर है कि जब साधारण विधेयक को पारित करना हो तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों के द्वारा इसे पारित करना अनिवार्य है। हमने इसकी चर्चा की थी विधि विधायन की प्रक्रिया के दौरान कि साधारण विधेयक पर राज्यसभा और लोकसभा को समान रूप से शक्तियां प्राप्त हैं। दोनों इसे अस्वीकार कर सकती हैं, दोनों इस पर संशोधन कर सकती हैं, दोनों इस पर सुधार के लिए परामर्श दे सकती हैं। इसके अलावा संविधान संशोधन के विधेयक पर भी लोकसभा और राज्यसभा को समान शक्तियां प्राप्त हैं। फिर भारत की संचित निधि से व्यय वाला जो वित्तीय विधेयक है वह भी लोकसभा और राज्यसभा को समान शक्तियों से उसे पारित किया जा सकता है। अर्थात इस पर किसी को लोकसभा या राज्यसभा को विशेषाधिकार नहीं बल्कि दोनों को समान अधिकार प्राप्त हैं। राष्ट्रपति का निर्वाचन हो, राष्ट्रपति को हटाया जाना यानी महाभियोग है, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन हो या उपराष्ट्रपति को हटाया जाना हो, इन दोनों प्रक्रियाओं में राज्यसभा के वोट की जितनी गिनती होगी, जितना वैल्यू होगा उतना ही लोकसभा के, अर्थात दोनों लोकसभा और राज्यसभा दोनों बराबर ही माने जाएंगे। उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, लेखा महानियंत्रक, महालेखा परीक्षक और इत्यादि को जो हटाने की जो व्यवस्था है यह भी राज्यसभा और लोकसभा में बराबर रूप से महत्वपूर्ण है। यह लोकसभा को भी और राज्यसभा दोनों को इसके मामले में बराबर शक्तियां प्राप्त हैं। राष्ट्रपति के अध्यादेश को जो स्वीकृति प्रदान की जाती है संसद के दोनों सत्रों से समान रूप से स्वीकृति प्रदान होती है, अर्थात किसी के वोट का वैल्यू कम या ज़्यादा नहीं है। अब आपको लग रहा होगा कि लोकसभा और राज्यसभा तो बराबर स्थिति में ही है क्योंकि सारे महत्वपूर्ण कार्य तो दोनों में बराबर ही होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं। आगे जब हम चर्चा करेंगे तो आपको पता चलेगा कि लोकसभा को या राज्यसभा में से किसी को किन क्षेत्रों में ज़्यादा शक्तियाँ प्राप्त हैं। वित्त आयोग, संघ लोक सेवा आयोग और नियंत्रक महालेखा परीक्षक इत्यादि की रिपोर्ट पर जब विचार करना होता है तो इस पर भी लोकसभा राज्यसभा को समान रूप से अधिकार प्राप्त हैं। मंत्री और प्रधानमंत्री इत्यादि की नियुक्ति में भी लोकसभा और राज्यसभा में से सदस्य चुने जा सकते हैं। किसी भी तरह का इसमें असंतुलन या किसी भी तरह का भेदभाव करने जैसा कोई अधिकार या विशेषाधिकार नहीं है। उच्चतम न्यायालय एवं संघ लोक सेवा आयोग के न्याय क्षेत्र के विस्तार में के संबंध में भी लोकसभा और राज्यसभा को समान अधिकार प्राप्त हैं। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे विषय हैं जिनमें लोकसभा को विशेष अधिकार प्राप्त है, राज्यसभा को नहीं। जैसे धन विधेयक। धन विधेयक क्या है, यह निर्णय करेगा लोकसभा का अध्यक्ष। धन विधेयक सबसे पहले लाया जाएगा लोकसभा में। धन विधेयक में किसी तरह का संशोधन केवल लोकसभा कर सकती है, राज्यसभा नहीं। अगर राज्यसभा करेगी तो लोकसभा उसे मानने के लिए बाध्य नहीं है। अगर मानता है तो ठीक है, नहीं मानता तो लोकसभा का प्रस्ताव ही मान्य होगा। धन विधेयक को लोकसभा में स्वीकार किया जाएगा, राज्यसभा उसे स्वीकार या अस्वीकार करने के लिए स्वतंत्र नहीं, उसे स्वीकार करना ही पड़ेगा। जो राज्यसभा है वह धन विधेयक को स्वीकार करने के लिए बाध्य है। इसके अलावा वह उसकी मांग में किसी तरह की कटौती नहीं कर सकती। तो इस तरह से हम देखते हैं कि धन विधेयक संबंधी सारे प्रावधान, सरकार को धन का आवंटन जहां पर होना है उस कार्य के लिए
लोकसभा के पास शक्तियां हैं, राज्यसभा के पास नहीं। क्यों? क्योंकि लोकसभा में जनता के चुने हुए प्रतिनिधि जाते हैं जो जनता से चुनाव लड़के आते हैं, और राज्यसभा में राज्यों की विधानसभाओं से चुने हुए प्रतिनिधि आते हैं, वो सीधे जनता से चुनाव लड़के नहीं आते। इसलिए धन संबंधी कार्यों में लोकसभा को विशेष शक्तियां प्राप्त हैं। इसके अलावा जब कभी साधारण विधेयक में दोनों सदनों में गतिरोध होता है, अभी तो हमने पढ़ा कि साधारण विधेयक में दोनों को बराबर अधिकार प्राप्त है, एकदम सही, किंतु जब गतिरोध होगा, साधारण विधेयक नहीं पारित होगा, तब राष्ट्रपति दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन बुलाएगा, और ऐसे अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। पहली बात। दूसरी बात, ऐसे अधिवेशन में सबकी वोट का वैल्यू बराबर होगा, लेकिन लोकसभा की संख्या ज़्यादा है और राज्यसभा के सदस्यों की संख्या कम, तो लोकसभा के सदस्य इस तरह के वोटिंग में विजयी हो जाएंगे। तो यह भी महत्वपूर्ण है कि ऐसे संयुक्त अधिवेशन में भी लोकसभा को ज़्यादा शक्तियां प्राप्त हैं। फिर राज्यसभा बजट पर चर्चा कर सकती है, लेकिन जो मांगों के लिए अनुदान है उस पर मतदान नहीं कर सकती है। अर्थात धन से संबंधित यह भी कार्य है। हमने बताया था कि धन संबंधी कार्यों पर राज्यसभा की शक्तियाँ क्षीण हैं। तो राष्ट्रीय आपातकाल समाप्त करने का संकल्प भी लोकसभा द्वारा ही पारित किया जाता है कि राष्ट्रीय आपातकाल अगर लागू है तो उसे समाप्त कर दिया जाए। अविश्वास प्रस्ताव भी लोकसभा के द्वारा ही लाया जाता है। अविश्वास प्रस्ताव किसके विरुद्ध? प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के विरुद्ध। क्योंकि जनता के चुने हुए प्रतिनिधि तो लोकसभा में होते हैं, इसलिए लोकसभा को ज़्यादा शक्तियां प्राप्त हैं। लोकसभा को यह अधिकार है कि वह राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर वह प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाकर उन्हें हटा सके। तो इस तरह से हम देखते हैं कि लोकसभा को दो मामलों में, एक तो जनप्रतिनिधियों के मामले में और दूसरे धन के मामले में उसे विशेष शक्तियाँ प्राप्त हैं। किंतु कुछ ऐसे कार्य भी हैं जिनमें राज्यसभा को ज़्यादा शक्तियाँ प्राप्त हैं, जैसे राज्य सूची से संबंधित अगर विषयों पर संघ को कानून बनाना है, राष्ट्रीय संसद को अगर कानून बनाना है राज्य सूची के विषयों पर, तो उसके लिए अनुमति राज्यसभा द्वारा ही प्राप्त होगी। लोकसभा यह अनुमति प्रदान नहीं कर सकता, पहली बात। दूसरी बात, जो अखिल भारतीय सेवाएं हैं जो राज्य और संघ दोनों के लिए कार्य करती हैं, उन अगर नई सेवाओं का, जैसे IAS है, IPS है, IFS है, फॉरेस्ट सर्विसेज, तो इस तरह की सेवाओं को अगर किसी अन्य नई सेवाओं का सृजन करना है, नई सेवाओं का गठन करना है, तो इसकी इजाज़त भी, इसकी अनुमति भी राज्यसभा द्वारा ही प्राप्त किया जा सकेगा। अब आपको यह बात समझ में आ गई होगी कि लोकसभा जनता का प्रतिनिधित्व करती है और राज्यसभा राज्यों के अधिकारों का प्रतिनिधित्व करती है। राज्यसभा पहले तो लोकसभा के जो प्रतिनिधि हैं या सरकार के पार्टी के लोग हैं उन पर नियंत्रण रखती है कि वह मनमाना कार्य न कर सके, अर्थात विधेयकों को बार बार सिफारिश करके, विधेयकों पर चर्चा करके वह उनके मनमाने कार्यों पर नियंत्रण करती है। इसके अलावा राज्यसभा राज्यों के हितों की रक्षा करती है। ये दोनों राज्यों के हितों से संबंधित कार्य हैं। कौन कौन से? राज्य सूची के विषय और अखिल भारतीय सेवा। तो इस तरह के कार्यों पर राज्यसभा को ज़्यादा अधिकार प्राप्त हैं। इसके अलावा राज्यसभा में जो 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है, वे ऐसे सदस्य हो सकते हैं जो कि अपने क्षेत्रों की विशिष्ट व्यक्ति हों और अनुभवी व्यक्ति हों, जो शायद चुनाव लड़के न जीत सकें, किंतु उनका होना आवश्यक है, और ऐसे में राज्यसभा में मनोनयन उनके काम आता है और राज्यसभा में मनोनीत करके उन सदस्यों को चुना जा सकता है। तो हम देखते हैं कि राज्यसभा और लोकसभा अलग अलग विषयों पर अलग अलग समान और असमान शक्तियां रखते हैं और उन्हें उस तरह से अधिकार और कार्य करने की शक्तियां प्राप्त हैं। अब हमने शुरू में चर्चा की थी कि संसद अपने विशेषाधिकार के उल्लंघन पर दंडित कर सकती है। तो कौन कौन से विशेषाधिकार हैं? विशेषाधिकार का मतलब है कि संसद के सदन को और उसके सदस्यों को प्राप्त कोई विशेष अधिकार हो, उन्मुक्तियां हो, कोई छूट हो, तो इन सबको विशेषाधिकार कहते हैं, जो अनुच्छेद 105 में वर्णित है। इसके अलावा यह परंपराओं से, लोकसभा के नियमों से और न्यायिक व्याख्याओं से भी लिए जाते हैं। केवल अनुच्छेद 105 इसके लिए महत्वपूर्ण नहीं है, अन्य भी सोर्स हैं, अन्य स्रोत भी हैं जिनको आधार बनाकर विशेषाधिकारों की व्याख्या की जाती है।
तो कौन कौन से विशेषाधिकार हैं? पहले तो कुछ विशेषाधिकार ऐसे हैं जो कि सदन को प्राप्त हैं, लोकसभा और राज्यसभा को। पहली बात तो यह कि सदन अपनी रिपोर्ट, वाद विवाद की कार्यवाही इत्यादि को प्रकाशित करने का एक अधिकार रखती है। अर्थात सदन चाहे तो उसे स्वयं प्रकाशित करे या जिसे वह इसका अधिकार प्रदान करे वह उसे प्रकाशित करे। किसी अन्य व्यक्ति को वह इसे प्रकाशित करने के लिए रोक सकती है या किसी भी व्यक्ति को वह प्रकाशित करने के लिए अधिकार प्रदान कर सकती है। तो यह सदन का विशेषाधिकार है। इसके अलावा वह अपनी कार्यवाही से बाहरी लोगों को दूर कर सकती है, बाहर कर सकती है, अतिथियों को बाहर कर सकती है। वह चाहे तो गुप्त बैठक भी बुला सकती है। ऐसी गुप्त बैठक में वह कुछ विशेष लोगों को रख सकती है जो अन्य लोग सदन के सदस्य नहीं हैं, उनका गैलरी में या उस बैठक के हॉल में आने के लिए प्रतिबंधित कर सकती है। तो यह भी कार्य सदन करती है। यह विशेषाधिकार है कि कार्यवाही का संचालन या उसका प्रबंधन, यह सब काम करने के लिए नियम बनाने का काम भी संसद के अंतर्गत है। अर्थात संसद को यह विशेषाधिकार है कि वह इस तरह के नियम बना सके जिससे कार्यवाही का संचालन हो। संसद को यह भी अधिकार है कि अगर कोई व्यक्ति विशेषाधिकारों का हनन करता है या संसद की अवमानना करता है, संसद के खिलाफ अपशब्द कहता है, संसद के पदाधिकारियों के खिलाफ लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा का सभापति, इन सब के खिलाफ अगर वह अपशब्द कहता है, इस तरह का कोई भी कार्य प्रकाशित, लिखित या मौखिक रूप से करता है तो वह व्यक्ति को संसद अवमानना के लिए दंडित कर सकती है। किसी सदस्य को, अगर संसद के किसी भी सदस्य को अवरोध में रखा गया है, बंदी बनाया गया है, कारावास दिया गया है या कारावास से मुक्ति दी गई है, तो इस संबंध में जानकारी संसद को प्रदान करना अनिवार्य है। संसद को यह अधिकार है कि वह इस संबंध में जानकारी प्राप्त कर सके। संसद यह जांच कर सकती है, गवाह या सबूत की उपस्थिति के लिए आदेश दे सकती है। अर्थात जिस तरह से न्यायालय आदेश देती है कि सम्मन जारी करके गवाहों को बुलाती है या सबूत के लिए रिकॉर्ड वगैरह प्रस्तुत करवाती है, उस तरह से संसद भी यह कार्य कर सकती है। सदन या इसकी समितियों की कार्यवाही की जांच न्यायालय द्वारा नहीं होगी। सदन में और इसकी समितियों में कौन कौन से काम हो रहे हैं, किस तरह से हो रहे हैं, यह न्यायालय के अधीन नहीं होगा। न्यायालय इसकी जांच नहीं करेगा। सदन परिसर में पीठासीन अधिकारी की अनुमति के बिना किसी व्यक्ति को बंदी नहीं बनाया जा सकता है। अब यहाँ पर ध्यान देने की बात है कि कोई व्यक्ति जो कि सिविल मामलों में, वह आपराधिक मामलों में नहीं बल्कि सिविल मामलों में जो दीवानी केस है उनमें किसी व्यक्ति को अगर बंदी बनाना है और वह व्यक्ति सदन की परिसर में उपस्थित है तो उसे पीठासीन अधिकारी यानी लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा के सभापति से अनुमति लेना पड़ेगा। इसके पहले उसे बंदी नहीं बनाया जा सकता। तो यह तो सदन का अधिकार है। कुछ अधिकार, विशेषाधिकार सदन के सदस्यों को भी है। जैसे सदन के सदस्य को अगर सदन का सत्र चल रहा है तो उसके 40 दिन पूर्व और 40 दिन बाद, सदन के सत्र के 40 दिन पहले और 40 दिन बाद तक गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। सदन के सदस्यों को जो भी उन्होंने समिति के दौरान या सदन के सत्र के दौरान भाषण दिए हैं उनके लिए उन्हें न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, अवमानना का नोटिस नहीं जारी किया जा सकता या उन्हें न्यायालय में इसके लिए कार्यवाही नहीं की जा सकती। इसके अलावा सदन का जब सत्र चल रहा हो तो किसी भी तरह से सदन के सदस्यों को गवाह के रूप में या सबूत, रिकॉर्ड प्रस्तुत करने के लिए न्यायालय में उपस्थित होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। तो इस तरह से इन्हें ये जो विशेषाधिकार प्राप्त हैं वो इन्हें इसलिए प्राप्त हैं क्योंकि इससे वह सदन की कार्यवाही को सुचारू रूप से चला सके, कर सके, उसमें भाग ले सके, उनमें बाहरी अवरोध उत्पन्न न हो, बाहरी अवरोधों से बचाया जा सके। तो इस तरह हम देखते हैं कि भारतीय संसद के कुछ विशेषाधिकार, कुछ उसके कार्य जो अभी तक छूट गए थे अन्य लेक्चर्स में, उसे हमने कवर किया। इससे संबंधित जो भी प्रश्न होंगे वह आप कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। महादेव।